बहुत सारी स्टोरी डिस्कस करी संजय सर अपन ने इसमें पॉडकास्ट में, डॉक्टर पेशेंट का पूरा अपन ने आज, आई थैंक यू सो मच, सॉलिड चीज़ बनाई है। बट मेरे को एक चीज़ और समझाओ सर, यहाँ पे एक चीज़ हम लास्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और शायद ये मैसेज तो जाना ही चाहिए कि जब कभी भी कोई क्रिटिकल पेशेंट होता है, मेरे साथ भी केस हुआ था मेरे सिस्टर के लिए, वो सेम डिस्कस भी कर सकते हैं। बट जब कभी भी कोई पेशेंट आईसीयू में होता है और जीने मरने की कगार में होता है, तब जितने भी फैमिली मेंबर है ना, दो चीज़ उनके चल रहा होता है कि क्या कर रहे हैं अंदर, क्या आईसीयू में जो बंदे को रख रखा है, जो पेशेंट को रख रखा है, वो बिलिंग के लिए रख रखा है या फिर वास्तव में कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ ये हर आदमी जिसका भी परिवार का सदस्य आईसीयू में है, वो ये बात उस डलाइमे में होता ही होता है उस टाइम पे कि क्या चल रहा है, डॉक्टर पैसे लेने के लिए कर रहे हैं या फिर वास्तव में इलाज कर रहे हैं। तो इस चीज़ से बाहर कैसे निकले, मतलब सही सोच क्या होनी चाहिए यहाँ पे सर? देखिए अभिषेक सर, बहुत अगेन बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चंस हैं आपके, और मुझे लगता है कि ये इतने आवश्यक क्वेश्चंस हैं जिस जो दोनों को जानना चाहिए। मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, और इन पब्लिक जनरल तो होना ही चाहिए। मैं छोटा-सा एक फिर इस हुँ, आपसे इजाज़त चाहूँगी स्टोरी बोलने की। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या होता है, ये 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रकृति और दूसरी संस्कृति। प्रकृति इज़ अ नेचुरल थिंग बेसिकली, नेचुरल फीलिंग, नेचुरल चीज़ें। संस्कृति वो होता है जो एक ह्यूमन होने के बाद, एक इंसान होने के बाद। अब प्रकृति जो है, जैसे जानवर हैं, जंगल में रहते हैं, वो प्राकृतिक हैं, वो नंगे रहते हैं, उनको नहीं सेंस है कि उन्हें कपड़ा पहनना चाहिए, आईना देखना चाहिए, खुद को अच्छा रखना चाहिए। लेकिन जब हम इंसान बन जाते हैं, तो थोड़ा संस्कृति को अपना लेते हैं। तो वहाँ पे हमें बोध होता है, हमें पता चलता है कि कौन अपना है, कौन अपना नहीं है, कौन हमारे भाई-बहन हैं, उनसे कैसे बिहेव करना चाहिए, गर्लफ्रेंड से कैसे बिहेव करनी चाहिए, या फिर जो भी है, ये जो एजुकेशन है, ये संस्कृति से हमें आती है। लेकिन बहुत ही नेचुरल सी बात ये है, बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात ये है कि ह इंसान होने के बावजूद भी, ह्यूमन होने के बावजूद भी, ये बहुत नॉलेजेबल होने के बावजूद भी कई बार ये चीज़ें काम नहीं करती। हुँ, हमारे रामायण में एक बहुत फेमस स्टोरी है, जिसमें हनुमान जी सीता माँ की तलाश के लिए जा रहे होते हैं और उड़ के जा रहे होते हैं। तो उसमें सुरसा नाम की एक राक्षसनी है जो उसको देखती है हनुमान जी को, और वो रास्ता रोकती है। तो हनुमान बोलते हैं उनको कि भाई, मैं एक मिशन पे जा रहा हूँ, और राम के मिशन पे जा रहा हूँ मैं। सीता माँ किसी के कैद में है और मुझे उसको छुड़ाना है, तो तुम एक काम करो, तुमको भूख मिटानी है अपनी, तुम भूख मिटा लेना, थोड़ा वेट कर लो, मैं उनको लेके आ जाता हूँ, फिर तुम खा लेना। अब वो भड़क जाती है, सुरसा बोलती है, "ऐसा थोड़ी होता है, कौन राम, कैसा मिशन?" सुरसा इज़ बेसिकली नेचुरल, वो एक राक्षस नहीं है, नेचर है उसका, वो खाना वो उतना समझती है कि मुझे भूख लगा है और मुझे खाना है अब। सो जो भी होता है, फिर हनुमान जी को मारना पड़ता है, जो भी है, उस सुरसा को। तो हमारे साथ भी कहानी वैसी ही होती है। हम एक लिमिट जब आता है, जब अपनों पे बात आती है, या फिर हमारा अपना जब आप कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटस हो, या फिर सोशल स्टेटस हो, या फिर मेंटल स्टेटस हो, वो जब हिलने लगता है, जब हम इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो हम प्रकृति संस्कृति में भेद नहीं रखते, हम भूल जाते हैं सब कुछ। हॉस्पिटल्स के साथ बहुत ब्रिलियंटली आपने ये कोट किया। मेरे ख़्याल से मुझे लगता है 99% लोगों के साथ यही डायलेमा होता है। चाहे वो कितना भी वेल टू डू हो, चाहे जो भी हो, लेकिन मैंने सुना है बहुत लोगों से कि लोग यही बोलते हैं, जैसे आईसीयू में पेशेंट है, आज भी है, कल भी है, अभी पता नहीं कितने दिन और रखेंगे डॉक्टर, और बिल हमारा बढ़ रहा है, बिल्स आगे चालू है। ये बेसिकली मैं दोनों पहलू से बोलूँगा कि दोनों चीज़ें सच हैं। एक तो ये होता है कि कई बार पेशेंट सच में क्रिटिकल होते हैं, जिनको आईसीयू की ज़रूरत होती है, जिन्हें रखना पड़ता है वहाँ पे डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग में, और अ, बिल्स बनाए जाते हैं। दूसरा ये होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम आईसीयू से निकाल के जनरल वार्ड में भी रख सकते हैं उसको, या नॉर्मल वार्ड में रख सकते हैं, लेकिन वहाँ भी बिल बनाया जाता है। तो वो ये एक ऐसा डायलेमा है जहाँ पे अ, मतलब आप कह सकते हो कि 100% जो है पेशेंट, एकदम अगर पेशेंट अच्छा होके निकल जाता है बाद में, तो ये सारी ग्रजेस, ये सारा इरिटेशन पब्लिक भूल जाता है। और अगर कुछ भी हो जाता है उसके साथ, तो ये ग्रजेस रह जाता है उनके दिमाग में, ये इरिटेशन रह जाता है उनके दिमाग में। फँस गए इसमें तो। तो जी, तो ये एक ऐसा तंत्र है जहाँ पे मतलब बहुत ही पिकुलियर सा सिचुएशन है। अ, डॉक्टर्स के ऊपर बहुत सारे कानून भी हैं, बहुत सारे नॉर्म्स भी हैं, बहुत सारा डर है उनको, और डॉक्टर निडर भी हैं इन सब के ऊपर, क्योंकि वो जानते हैं ये सब हो सकता है, तो इसके ऊपर वो सोचते हैं काम करने का। हॉस्पिटल जो है इन सब के ऊपर सोचती है काम करने का, कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या अपना पीआर ऐसा बना के रखें कि पब्लिक जो है ये इतना क्वेश्चन पूछे ही ना हमारे से। उसके पहले ही इतना कुछ हम तामझाम बना के रखें। ये भी होता है, और दूसरा है कि पब्लिक के साथ
पब्लिक बेसिकली इन एट लार्ज पेशेंट जो है वो उनको मुझे लगता है कि अवेयर होना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। हर एक पेशेंट का एक फैमिली फिजिशियन तो होना ही चाहिए, जिस पे वो डिपेंड करता हो, जिसको लॉन्ग टर्म तक वो अच्छा जानता हो, जिसको पता हो कि हम इस पे डिपेंड हो सकते हैं। बाकी एक पेशेंट को राइड के लिए नहीं लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कहीं भी उसको राइड के लिए लिया जा सकता है। ये सिस्टम ही ऐसा है, जहाँ से अगर उसको लगता है कि मैं 100% एकदम सक्सेसफुल स्मार्टली निकल के बाहर आ जाऊँगा, ऐसा नहीं है। इस सिस्टम का विक्टिम आपको होना ही पड़ेगा कहीं न कहीं। तो सर इस पॉडकास्ट को एक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एंड करना चाहता हूँ मैं। आपने 500 से भी ज़्यादा लोगों को रूरल मतलब जहाँ से गाँव-गाँव से आप उठा के लाए, ट्रेन किया, आपने सिस्टम में बनाया। पहली बात तो आप लोगों को लाए कैसे और आपने सिस्टम में लोगों को ग्रो कराना चालू किया, आप शायद आउटसाइडर को भी हायर नहीं करते हो। जी। हम लोगों ने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की, मेरी खुद की जो जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है। पैथेटिक इसलिए है क्योंकि मेरा बहुत सारा समय कोलकाता में गुज़रा और बहुत स्ट्रगल, बहुत अर्ली टाइम पे एंटरप्रेन्योर बनने का एक जुनून था मुझे, और उस जुनून में गलतियाँ होती हैं, आपको मालूम है, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। राइट। तो कोलकाता से में जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया बिज़नेस पर मैन बनने का या एंटरप्रेन्योर बनने का, तो उन दिनों जो हार्डशिप मैंने देखा या फिर उधार पे या गुडविल पे जो भी पैसे-वैसे हम लोगों ने मार्केट से लिए थे या लोगों से लिए थे, फिर लोगों ने कैसे टॉर्चर करके उसको वापस निकाला। तो वो सब जो फ्रेम था, वो फ्रेम मेरे दिमाग में था, तो मैं एक दिन कोलकाता छोड़ के और दिल्ली आ गया। वो साल था जब मुझे पता चला कि मैं एक्यूट डिप्रेशन से गुज़र रहा हूँ, एंड देन डॉक्टर्स ही आए मुझे फिर परेशान। डॉक्टर साहब फिर डॉक्टर्स आए, मैं मुझे याद है आज भी, मैं बहुत सारा डिप्रेशन मतलब उसी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मैंने दिखाया था अपने आप को, तो किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया और डिप्रेशन की बड़ी सारी मेडिसिन्स उन्होंने दी थी। तो आप अभी तो वो डॉक्टर साहब नहीं होंगे जहाँ भी हों, बट आई प्रे फॉर हिज़ पीस, फॉर हिज़ सोल इनफैक्ट। दोबारा मैं फिर जब फ़ॉलो-अप के लिए ओपीडी में उसी में गया, तो फिर मुझे पता चला कि मुझे और भी कई पेक्यूलियर चीज़ें हैं, बीमारियाँ हैं, डिप्रेशन से रिलेटेड ही। लेकिन ओपीडी में दूसरे डॉक्टर मिले, सीनियर डॉक्टर थे, और उन्होंने मुझे बैठाया, उन्होंने बोला तुम्हारे पास समय है तो मैं ओपीडी निपटा के फिर बात करूँगा। और उन्होंने 2 4-5 चीज़ें ज़िंदगी की बताई। उन्होंने बताया कि स्ट्रगल इमिनेंट पार्ट है किसी की भी लाइफ़ का, और कभी भी ज़िंदगी जो है वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती है। ज़िंदगी को चलना है, ज़िंदगी अपने हिसाब से चलती है, और ज़िंदगी को किसी की ज़रूरत नहीं होती, तुमको ज़िंदगी की ज़रूरत। क्या गज़ब बात बोली सर। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करोगे, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार दूँगा, और जब भी तुम यहाँ आओगे तुम हमसे ज़रूर मिलना। तुम मेरा कितना कहाँ मानते हो देखता हूँ, ये जितनी दवाई की पोटली है इसको बाहर फेंक के आओ। मैं फेंक के आया। उन्होंने कहा आज के बाद से दवा मत लेना तुम इसका, क्योंकि ये एक ऐसा नेवर एंडिंग गेम है जो तुमको फँसाते ही जाएँगे लोग। आज पता नहीं तुमसे मेरा मिलना लिखा था तो मैं बताया, और बहुत यंग हो तुम अभी। तुम स्ट्रगल करो, तुम एन्जॉय करो लाइफ़ को, दोस्तों के साथ रहो, अच्छी बातें करो, बुक्स पढ़ो, एंड नींद नहीं आती है कोई बात नहीं, फिर कोशिश करो, बुक्स पढ़ने की कोशिश करो, पढ़ते-पढ़ते तुम फिर नींद आएगी बाद में। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी तक मेरे दिमाग में वो घर कर गईं, अब तो डॉक्टर साहब वो नहीं रहे। लेकिन वहाँ से मैंने फिर दिल्ली में स्ट्रगल अपना स्टार्ट किया। वहाँ भी बहुत पेनफुल सिचुएशंस का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट जिन दोस्तों के लिए मैं दिल्ली गया कि वो दोस्त होंगे, तो मुझे शायद रहने का एक आसरा मिल जाएगा, तो उन लोगों ने ही मना कर दिया पीस टाइम पे कि अ, तुम नहीं रह सकते यहाँ पे, क्योंकि और भी बहुत बाइंडिंग्स हैं, उनके उनके भाई लोग पढ़ाई करते हैं, जो भी है। तो मुझे वो जगह भी छोड़नी पड़ी और बहुत भटकना पड़ा इधर-उधर। तो उन दिनों मेरे दिमाग में एक चीज़ सिर्फ़ चलती थी अभिषेक सर, कि कभी भी ज़िंदगी ने मौका दिया और मैं टर्न अप हुआ, अगर मैं कुछ कर पाया लाइफ़ में, तो मैं इस चीज़ को बदलूँगा। मैं ऐसे लोगों को अपने पास लाने की कोशिश करूँगा, जिनके पास विज़न है। सो मतलब ये एक विचार चलता था अंदर से। फिर उसके बाद स्ट्रगल तो कंटिन्यू रहा। संजोग से फिर हम लोगों ने अपना ऑर्गेनाइज़ेशन स्टार्ट किया। तो मुझे वो मिशन याद था। जब ये ऑर्गेनाइज़ेशन हमने स्टार्ट किया और हमारे कुछ एक्सपर्ट्स को हम लोग मिले, तो उन्होंने कहा कि यार ना तो तू डॉक्टर है, ना तो लॉयर है, कुछ भी नहीं है। ना मैं था, ना मेरे मेरे पार्टनर थे विजय जी। विजय को मैं इसलिए बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि मेरे जो एक्सटेंडेड मेरी फैमिली है पूरी, हम लोग 11-12 भाई-बहन हैं, तो उसमें से एक हम लोग उसको अपना भाई ही मानते हैं शुरू से। तो मेरी, जैसा मैंने कहा कि बहुत ही पैथेटिक सा बैकग्राउंड था, सो बहुत स्ट्रगल थी लाइफ में, और उसके बाद से मैंने लाइफ जब देखना स्टार्ट किया तो मैं थोड़ा-सा रूड था लाइफ के लिए, थोड़ा इनडिसिप्लिन भी रहा हूँ, अभी तक हूँ वो तो, फाइनेंशियली बड़ा इनडिसिप्लिन्ड हूँ। क्योंकि वो इतना ज़िंदगी को करीब से देखने के बाद आप उठ जाते हो वो सब चीज़ों से। सही बात। बट ही इज़ द पर्सन जिसके पास वो विज़न था, मतलब ही ऑलवेज़
उसने वो जो एक रिस्पेक्ट देना चाहिए मुझे बड़े भाई का, उसने वो दिया। उसने वो ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पेक्ट दी, उसने सिस्टम को समझा और वो बोला कि नहीं ठीक है, हम इससे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। विजय ने सबसे पहले एलएलबी किया। वो एमबीए था ऑलरेडी, एमबीए के बाद उसने एलएलबी करी, क्योंकि उसको लगा कि यार सही बात है कह रहे हैं, अब डॉक्टरी तो पढ़ नहीं सकते थे, तो एलएलबी कर लेते हैं, एलएलबी कर लेते हैं। तो ऐसे करके हमारा जर्नी यहाँ पे शुरू हुआ। तो फिर हम लोगों को लगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है। फिर हम लोग पहले 2-3 स्टाफ को हम लोग ने हायर किया। तो वो लोग 1-2 दिन रहते थे और चले जाते थे, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 चीज़ें होती हैं, नारायण और नारायणी। कृष्ण भगवान को जब लगा कि अब युद्ध होना ही है, दोनों भाइयों में कुछ हो नहीं सकता, तो दोनों भाइयों की जिज्ञासा थी कि भाई कृष्ण किस किस साइड रहेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि मैं तुम दोनों को प्यार करता हूँ, तो अब दोनों में बाँट देता हूँ खुद को। तो उनकी जो जितनी भी सेना थी, उनका जितना भी फिज़िकल आप कह सकते हैं मटेरियलिस्टिक जितनी भी ताकत थी, वो उन्होंने बोला एक तरफ है और एक तरफ मैं अकेला हूँ, मैं कुछ करूँगा नहीं, रथ-वथ चलाऊँगा। अब चुन लो तुम लोगों को क्या चुनना है। तो दुर्योधन ने नारायणी ले ली। दुर्योधन ने बोला भाई क्या करने का, मटेरियलिस्टिक सारी चीज़ें लेके वो अलग हो गए और पांडवों को कृष्ण के साथ समझौता करना पड़ा। लोगों ने रिज़ल्ट देखा फाइनली क्या हुआ। तो ये वर्ल्ड ऐसा है कि जिसमें नारायणी की पूजा बहुत होती है। आपका पोज़ीशन क्या है, आप किस ऑफ़िस में आप ऑपरेट कर रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, आप कौन-सी गाड़ी में चल रहे हो, ये देख के लोग कयास लगाते हैं कि आप क्या होगे। तो हम लोगों के साथ भी सेम था। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो हम लोग तो बेसमेंट से स्टार्ट किया था, एक कंपनी छोटा-सा बेसमेंट दिल्ली का। तो वहाँ पे वो टिकते ही नहीं थे लोग। लोग आते थे, लोग बोलते थे, "अरे पता नहीं इन लोगों का ये विज़न और फ्यूचर का पता नहीं है, तो ये आगे क्या करेंगे?" तो ऐसे टाइम पे मेरे को अपना मिशन, मैंने विजय से कहा कि यार मेरा मिशन था, मैं बहुत स्ट्रगल किया और मेरे बड़े धक्के खाए हैं। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, कोई हमारे काम पे फ़ोकस नहीं करता था, मेरी बातों पे फ़ोकस नहीं करता था। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि अनस्किल्ड लोगों पे देखते हैं, जिनको बहुत जॉब की ज़रूरत हुई है वो। और मुझे अभी भी याद है कि एक लड़का आया, बहुत ही मतलब मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं टूटा हुआ सा, घर से एकदम बिल्कुल, जॉब की बड़ी ज़रूरत थी उसको और हाउसकीपिंग का भी जॉब करने को रेडी था वो। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, अभी हाउसकीपिंग में भी हम लोगों को ज़रूरत है, लेकिन ठीक है करो आप। तो हाउसकीपिंग में उसने जॉइन किया और वन फाइन मॉर्निंग आई सॉ वो ब्रोशर पढ़ रहा था हम लोगों का बैठ के। तो हमने कहा कि यार तुमको पढ़ना आता है? बोले हाँ, पढ़ लेता हूँ, थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। तो हमने कहा कि यार इसको हम लोग स्किल करें। काम हमारे पास भी बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैं खुद भी फील्ड में जाता था, डॉक्टर से मिलता था और फिर जब दोपहर में हम लोग इकट्ठे होते थे, तो इस तरह के जितने भी लोग था बैठ के अपनी ट्रेनिंग देते थे हम लोग। तो वो लड़का जो है वो उसे बड़ा अच्छा पिक किया। उसको बातें समझ में आ रही, कांसेप्ट समझ में आया। वो आस्ते-आस्ते सेल्स पे चला गया, सेल में गया, इवन वो ही बिकम मतलब जब मतलब आप कह सकते हैं 4-5 साल बाद, 5 साल बाद जब थोड़ा-सा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हुआ, ही कैप्टन्ड आवर टीम, वो कैप्टन था एक टीम का पूरा। तो हम लोगों को बहुत मतलब वो जो इंसिडेंस था, मेरे को लगा कि यार लोगों के पास, जिनके पास विज़न है, लेकिन बहुत कुछ जो पजेस नहीं करते हैं, उन्हें हम सिखा सकते हैं, उन्हें हम स्किल दे सकते हैं और हमारा जो मिशन है, ये सर्विस इंडस्ट्री है बेसिकली। यहाँ पे एंड ऑफ द डे ये मायने नहीं रखता है कि एक डॉक्टर ने आके आपको सर्विस दी, एक लॉयर ने आके सर्विस दी या किसी कॉमन मैन ने दी। वहाँ ये रहता है कि डॉक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। उसको उसके साथ कोई खड़ा था, उसको एक मेंटल पीस मिली। तो ये हम कर सकते हैं, जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि आप आज की डेट में क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिज़नेस फर्म हो, वहाँ पे स्किल की पूजा है। वहाँ विज़न की कोई पूजा-वूजा नहीं होती है। वहाँ पे आप जाके आप बोलोगे कि मैं इतना सोच रहा हूँ इस विज़न पे। आप क्या पोजेस करते हो वो लोग देखते हो। उससे आपका आकलन करते हैं लोग। आप में कितना पोटेंशियल है, ये कम लोग देखते हैं। तो पोजेसमेंट और पोटेंशियल, दीज़ आर 2 वर्ड्स। लकीली हम लोगों ने पोटेंशियल पे ध्यान दिया कि किसी के अंदर क्या पोटेंशियल है, हम उसको क्या कर सकते हैं। उस पे हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया और आज मुझे लगता है कि मतलब ये तो सेल्फ आपके पॉडकास्ट के ज़रिए बोलने वाली बात है कि हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को इंडिया का सबसे बड़ा जो कोई अवार्ड हो, तो वो हम लोगों को मिलना चाहिए। अभी का सर मिलेगा। ह्यूमन ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट के लिए। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे घर का जितने भी हमारे घर पे कुक थे, मतलब जो घर का खाना बनाते थे या फिर हमारे घर ऑफ़िसों में, दफ़्तर में झाड़ू पोछा करते थे, ये सब किसी न किसी स्टेट में जाके सब बिज़नेस हेड हैं आज की डेट में। हमारा जो एक लड़का है जो हमारे यहाँ खाना बनाता था मुंबई में, वो 10 सालों में उसने अपने आप को ऐसा डेवलप किया। अभी गुवाहाटी में ही इज़ अ बिज़नेस हेड ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन इन गुवाहाटी। मैं कल गुवाहाटी जा रहा हूँ, उसके यहाँ कोई फंक्शन है, उसको अटेंड करने। ही हैज़ गिवन 4 व्हीलर टू हिज़ फादर। उसने
फोर व्हीलर दिया है, ही वाज अर्निंग अराउंड कितना होगा 5-6 हज़ार 4-5 हज़ार रुपए की इसका जॉब कर रहा था, एंड टुडे ही इज टेकिंग होम मोर देन 2.5 लाख और 3 लाख रुपीस। सो ऐसे ऐसे हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल है जिन लोगों को हम लोगों ने एम्पावर किया, जिनके पोटेंशियल में हम लोगों ने बिलीव किया। होता कुछ नहीं, होता यह है कि आप everyone end of the day wants respect of their work, value of their work, उनके पोटेंशियल की आप कितनी पूजा करते हैं, आप कितना मानते हैं उनको, ये हर आदमी चाहता है। हर आदमी इम्पोर्टेंट फील करना चाहता है, उसको इम्पोर्टेंस चाहिए होती है हर आदमी को, और यही चीज़ जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे लेके जाती है कि वो चीज़ कितना आप कितने अच्छे से अपने टीम में इंजेक्ट कर सकते हैं आप। तो हम लोगों ने ये समझा, मैं और विजय, हमारा मेरे ख्याल से लॉन्गेस्ट अंडरस्टैंडिंग कोलैबोरेशन है, आप कह सकते हैं। मैंने कहा कि डिस्पाइट ऑफ मेरी सारी गलतियां एंड डिसिप्लिन, बट ही डिपेंड्स ऑन मी लाइक एनीथिंग। तो हमारे और उसका ही जो प्यार का एक कहानी की जो कहानी है, ये इतनी बड़ी स्टोरी है कि एक एक दूसरे की इज्जत करना, उस पर डिपेंड करना, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, उसने हमेशा वो फोकस किया, मेरी मेरी क्या पॉजिटिविटी है। तो ये चीज़ें टीम में जाती हैं, ये टीम के लोगों ने सीखा। इवन हमारी जितने पार्टीज होते हैं, हम लोग ऐसा फील कभी नहीं कराते कि मैं ज्वाइंट डायरेक्टर हूँ कंपनी का, या प्रमोटर हूँ कंपनी का, या वो सीईओ है कंपनी का। हम सबके साथ बैठते हैं। सो हमारी इवनिंग सबके साथ, एवरीवन इज इनकरेज। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें बोलते हैं, बहुत मजाकिया टोन में बातें होती हैं, लेकिन टुमारो द नेक्स्ट डे अगेन एवरीवन इज देयर वर्क कम देयर वर्क। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी डिड। एंड आज भी हम डॉक्टर्स को भी ये कहते हैं कि आप अगर आप रिस्क मैनेजमेंट की सोचते हैं, या हमारे जरिए रिस्क मैनेजमेंट की सोचते हैं, तो जाने अनजाने कई बार आप ऐसे लोगों की भी मदद करते हैं जिनका कोई नहीं है, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनको हम लोगों ने चुना है, हम स्किल दे रहे हैं, हम अपने यहाँ पे उनको डेवलप कर रहे हैं एज आपकी सर्विस के लिए, तो आप उनकी भी मदद करते हैं। तो ये एक ऐसी कहानी, यही स्टोरी है जो अभी तक हमारी चलती आई और आगे चलती रहेगी। आप जैसे लोगों का, इनफैक्ट आई मस्ट से हार्टिएस्ट थैंक्स टू यू एंड योर टीम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, फॉर मेकिंग अस कंफर्टेबल टू से आवर स्टोरी, अपने तरीके से अपनी कहानी बोलने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, वी विल बी इंडेप्टेड। थैंक यू सो मच संजय सर, आपके साथ बात करके मज़ा ही आता रहता है। पॉडकास्ट बनाते रहेंगे, अच्छे से पॉडकास्ट बनाते रहेंगे और लोगों को अवेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। थैंक यू।